वेलकम टू माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में क्या क्या होना है, कैसे होना है, आपकी सहायता के लिए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मैं ज़िले के बाहर से हूँ, कैसे क्या होगा? तो दोस्त, अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो ऑनलाइन है, तो आप परेशान ना हो, अपने मोबाइल या लैपटॉप से आप लोग इसको कर सकते हैं। सामान्य ओबीसी एससी गुणांक कितना जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। 10 तुक्कों में से 2 सही निकल जाएंगे, इतना होगा बस। अतः हर किसी से ना पूछे और चैन की नींद सोए। ईश्वर से दुआ है कि आपका चयन हो जाए। और अगर आपको नहीं पता किस प्रकार से निकाला जाता है गुणांक, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, वो जा कर के आप देख सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट कब बनेगा? जब आपको ज़िला अलॉट हो जाएगा। जनपद की चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? जिलों को भरते समय अपने गृह जनपद से शुरुआत करें और दूरी संसाधनों के क्रम में जिलों को चुनते जाएं। और राज्य के सभी जिले आपको भरने हैं, 75 जिले आपको भरने हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से आपको वरीयता क्रम चुनना है। आप अपनी आसानी को देखें और ये भी देखें कि वहाँ सीट ज़्यादा हो। यदि आपका जो गुणांक बन रहा है वो कम है, तो आप जहाँ पर ज़्यादा सीट है उनको प्रायोरिटी पर रख करके करें और आपके नज़दीक भी हो। तो इस तरीके से आप एक वरीयता क्रम सेट करें। फॉर्म भरते समय गलती हुई है, क्या समस्या होगी? गलती किस प्रकार की है उस पर निर्भर करेगा। यदि आपसे अंकों को भरने में गलती हुई है और इससे आपका गुणांक बढ़ गया है तो दिक्कत होगी। अन्य केस में दिक्कत शपथ पत्र से दूर की जा सकती है, जैसे अनुक्रमांक, अंकपत्र क्रमांक, माता पिता का नाम मिसमैच होना आदि। ये जो चीज़ें होती हैं ये गलत हो जाती हैं, तो इसमें आपका जो होता है एक शपथ पत्र लग जाता है, उससे ये गलतियाँ सुधर सकती हैं। इसमें आपको टाइम दे दिया जाता है, बाद में आप ओरिजिनल मार्कशीट पर ये सुधरवा के ला सकते हैं। पता या मोबाइल नंबर कैसे बदला जा सकता है? अभी तक ऐसा कोई विकल्प कहीं से भी उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे आप अपना एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज कर सके। आप हेल्पलाइन नंबर पर ईमेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी दिया हुआ है, उस पर ईमेल करके आप उनसे बात कर सकते हैं, जिससे कोई ना कोई विकल्प शासन की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र कब, कहां और कैसे बनेगा? जिला मिलने के बाद आप चरित्र प्रमाण पत्र अपने गृह जनपद के किसी भी विभाग के किन्हीं 2 राजपत्रित अधिकारियों से बनवा सकते हैं। 2 अलग अलग लोगों द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। मेडिकल आप जिला आवंटित होने के बाद सीएमओ से बनवाएंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। जब आप जिला अस्पताल जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वो। शपथ पत्र का कंटेंट आप आवंटित जनपद से प्राप्त करके वहीं से बनवा सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं और जमा है, कैसे चेक करेंगे? यदि ये शिक्षा विभाग ने ही जमा किए हैं और डॉक्यूमेंट चेक भी शिक्षा विभाग ही करेगा तो इसका रास्ता आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या दूसरी लिस्ट आएगी? संभावना है कि लिस्ट में 69,000 के बाद के अभ्यर्थी सीटें बचने पर, यानी सीटें रिक्त रहने पर ही चुने जाएंगे। अगला प्रश्न है, पहले से नौकरी कर रहे लोगों के आवेदन और चयन में एनओसी प्रकरण। जी हाँ, संबंधित विभाग से एनओसी अनिवार्य है। जब आप कहीं से नौकरी कर रहे होते हैं, उसको छोड़ करके दूसरी नौकरी करते हैं, तो आपको एक एनओसी लगानी होती है। अगला प्रश्न है, 69,000 भर्ती में कौन पूर्ण रूप से वैलिड माना जाएगा? यहाँ पर कुछ अर्हताएं दी हुई हैं। जो भी उन अर्हताओं को पूरा करता होगा, यानी कि जो विज्ञप्ति जारी की गई है पीडीएफ, उस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए। वहाँ पर अर्हताएं दी गई हैं। और इससे पहले जब मैं आपको बता रहा था ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो उसमें सब चीज़ें मैंने पढ़ के बताई थी, समझाया भी दिया था आपको। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, उसमें देख लें, वहाँ मैंने सब समझा रखा है आपको किस प्रकार से कौन अर्ह है कौन नहीं है। यहाँ पर जो भी इसकी अर्हताओं को पूरा करता होगा वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनको नौकरी मिलेगी और वो वैलिड हैं इसके लिए। इसके अलावा आशा ये कर सकते हैं कि जेन्युइन बंधु जो भी हैं इसमें, जो जेन्युइन हैं, वो लोग इसमें वैध रहें। ज्वाइनिंग और काउंसलिंग के लिए जाना कैसे होगा? क्या शासन पास उपलब्ध कराएगा? देखिए दोस्तों, अभी इसके लिए कोई भी ऐसी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं कि कहाँ जाना है, कैसे पास बनवाना है, या जो भी प्रोसेस है वो अभी कुछ नहीं बताया गया है। अभी आपकी ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। जब काउंसलिंग होगी 3 जून से, तो क्या पास उपलब्ध करवाया जाएगा या क्या दिशा निर्देश होंगे, ये उस वक्त ही आपको बताया जाएगा।
उसकी चिंता आप ना करें। अभी आप ऑनलाइन जो फॉर्म भर रहे हैं उसकी चिंता करें, उसको भर लें आप, और बहुत ही संभाल कर भरना, क्योंकि इसमें आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है, ये फाइनल चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। और विभाग इसके लिए दिशा निर्देश जारी करेगा, और आपकी जो भी परेशानी है वो इसके रिलेटेड नहीं होनी चाहिए कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ये सब आपको विभाग के दिशा निर्देश से ही पता चल जाएगा। किसी कोर्स की फाइनल डिग्री नहीं मिल सकी है तो क्या करें? बहुत से विश्वविद्यालय इस मामले में ढीले हैं और ये आम बात है। अभी अंक तालिका और इंटरनेट प्रोविजनल कॉपी से आप काम चला सकते हैं, शपथ पर लग सकेगा। इसके अलावा जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा और वैलिड कब तक होना चाहिए, यानी वैलिडिटी जो है उसकी कब तक की होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का हो और इंटरनेट पर वैध प्रदर्शित हो रहा हो तो कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, और नहीं आनी भी चाहिए। आपकी जो चीज़ें हैं ऑनलाइन हैं, अब हर चीज़ आपकी ऑनलाइन बन रही है। जब आप तहसील से कोई चीज़ बनवाते हैं तो उसको अब ऑनलाइन किया जा रहा है, अगर वो ऑनलाइन शो होता है तो आपका वो वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा शादीशुदा महिला अभ्यर्थी का कौन सा निवास प्रमाण पत्र लगेगा? जो भी नया और वैध हो वही लगाएं, क्योंकि अब जिला वरीयता जैसा कोई मुद्दा नहीं है तो इससे समस्या नहीं होनी चाहिए। यूपी टेट के अंक बढ़ गए हैं, अब क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक समझ लें कि जो सूचना आपने फॉर्म में भरी थी उसकी एक प्रति आपके पास होगी, ठीक है, और होनी भी चाहिए। नया जो आया है, यानी कि नया जो आपने फॉर्म भरा है वो भी अपने पास संभाल कर रखें। आपके पास उस समय जो अंक थे आपने भरे, अब इसमें आपकी गलती नहीं है। जो नंबर आपके बड़े हैं वो अब तो जब सबको मिले तो आपके भी बढ़ गए, ये आपने जानबूझ करके नहीं भरे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप पास हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि पास होना ज़रूरी है। और ये जो टीईटी है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके नंबर कहीं जुड़ नहीं रहे हैं। पहले भी आप पास थे, अब भी आप पास हैं, तो आपको कोई इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। विभाग की तरफ से आपके अंक बढ़ाए गए हैं, ना कि आपने जानबूझ करके कोई गलती की है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इनमें आपके अंक ऊपर नीचे हुए हैं, या आपने कोई चीज़ बदलवाई है, या आपने गलत अंक भरे हैं, तो दिक्कतें आपको आ जाएंगी, क्योंकि ये गुणांक बनाने में और ये आपको नौकरी दिलाने में अहम रोल निभा रहे हैं। साफ साफ बता दिया गया है कि जो एकेडमिक मेरिट है और जो शिक्षक भर्ती से जो मेरिट बन रही है उसके आधार पर ही सारा चयन होना है। यहाँ पर उसके आधार पर ही आपका गुणांक बन रहा है, उसके आधार पर ही आप टीचर बन रहे हैं। तो यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। यूपी टेट में आपकी गलती नहीं है, जो आपके नंबर बढ़ गए हैं तो वो वहाँ पर चल जाएगा। आपके पास दोनों ही प्रूफ होने चाहिए कि हाँ, पहले मेरे ये आए थे अंक, मैंने प्रिंट ले रखा है, और उसके बाद ये दूसरे अंक जब सबको एक एक नंबर मिला या दो नंबर मिले तो वो नंबर मेरे बढ़ गए, ठीक है। उसमें आपकी गलती नहीं है। आप क्वालिफाई, ये जो टेट होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके अलावा अगर आपके और भी सवाल हैं, इन सवालों से जो आपको संतुष्टता नहीं मिली, इसके अलावा आपके जो सवाल हैं तो उनका निस्तारण कैसे होगा, परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय से आपके लिए इसमें बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा दी गई हैं। आप ईमेल के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं, टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप उनसे पूछ सकते हैं। और एक बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि आपको किसी भी हालत में प्रयागराज कार्यालय नहीं पहुंचना है। अभी आप वहां ना जाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य मुद्दों का ध्यान रखते हुए, अन्य बातों का ध्यान रखते हुए आपको ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिससे कि आप उनको कॉल करके ये पूछ सकते हैं। वहाँ पर जो आवश्यक सूचना लगी है उसमें लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी किसी भी समस्या हेतु कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 0532 24 219 54 0532 242 1954 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है। अब इतने लाखों बच्चे हैं, उनमें से कोई ना कोई तो हर वक्त कॉल कर ही रहा होगा किसी न किसी वक्त। अगर आपका नंबर एक बार में नहीं लगता तो आप दोबारा ट्राई करें, थोड़ी देर के बाद ट्राई करें, कभी ना कभी आपका नंबर लग ही जाएगा। और नंबर लग जाएगा तो आप अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं, अपना जवाब उनसे आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये है, इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो आ रही है वो मोबाइल नंबर को लेकर के आ रही है। कुछ बालकों के पास, भावी अध्यापकों के पास मोबाइल नंबर जो था वो बदल गया है, गुम गया था, या कोई और बात हो गई जो मोबाइल नंबर का एक्सेस उनके पास फ़िलहाल नहीं है, जिससे उनको ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लिमिटेड समय है, अब 26 तारीख को ये समय ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले पहले आपको आवेदन पूरा कर लेना है। तो इस मामले में ऊपर कार्यालय से कोई ना कोई आपको जानकारी मिलेगी।
और इसमें आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर की जाएगी। यहाँ लिखा है कि कोविड-19 के चलते ये सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी दशा में कार्यालय परिसर में अनावश्यक रूप से स्वयं उपस्थित ना हो। सचिव ने ये बता दिया है साफ साफ कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है। परेशानियां हैं आपको तो ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और जितनी जानकारी ऑफिशियल विज्ञप्ति या गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। वेबसाइट्स पर भी जाकर के देख सकते हैं, वहाँ भी आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा सारी जानकारियाँ सही आपको विज्ञप्ति में और जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है PDF के माध्यम से ऑफिशियल साइट पर ही है। upbasicedu.government.in पर जाएंगे आप, वहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई भी दिक्कत है वो आप पूरा पढ़ लेंगे, आपका जितना भी जो सवाल है मन में उठने वाले वो सब सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि मैंने इसके लिए वीडियो बना दी है, उसमें आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपके मन में शंका है, कोई सवाल है तो आप उससे देख करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। मोबाइल नंबर को लेकर परेशान ना हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इसका कोई समाधान आपके सामने आ जाए। जैसा ही कुछ अपडेट इस पर आता है मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से आपके सामने ज़रूर आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।